देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर विवादों में है। पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि उन मेहनती छात्रों के भविष्य का है जो दिन रात मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। बार बार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने शिक्षा व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिस्टम में कहीं बड़ी चूक हो रही है या फिर शिक्षा माफिया लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज एसएनए न्यूज की टीम ने कंसेप्चुअल एकेडमी के आशीष नैन जी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर अपनी बेबाक राय रखी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम पहलुओं पर खुलकर चर्चा की। देखिए ये खास बातचीत और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए सर, जो नासिक है जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है भारत सरकार की, वहाँ से पेपर आउट किया गया। उसके अलावा ये पेपर वहाँ से आउट करने के बाद जो हमारे भारत के अंदर कुछ विशेष बड़े लोग हैं जो अच्छे लेवल पर बैठे हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, तो उनको 30-30 लाख रुपए में पेपर बेचा गया है। फिर उनके बच्चे ऐसा बताए जाते हैं कि जो हरियाणा से लगता ही सीकर है, जो राजस्थान बॉर्डर की तरफ है, वहाँ पर उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो फिर वो जो अमीर लोग हैं, जो जिनके पास अच्छा पैसा है, कुछ गुड़गांव के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग वहाँ पर गए हैं और वहाँ के जो कोचिंग संचालक हैं सीकर के अंदर, उनसे उनका कॉन्टैक्ट हुआ है। उसके अलावा ये पेपर और भी कई जगह बेचा गया उन लोगों के द्वारा। और फिर इस पेपर को बेचने का इन्होंने एक दिमाग भी लगाया कि इस पेपर को डायरेक्ट ना बेचकर एक गैस पेपर के माध्यम से पेपर बेचा गया, जिसमें लगभग 400 के आसपास ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए कि ये पेपर प्रिडिक्टिव है कि पेपर में आ सकते हैं। लगभग उसमें से डायरेक्ट 140 क्वेश्चन आए। ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये मास लेवल पर वायरल हुआ, टेलीग्राम पर अच्छे लेवल पर वायरल हुआ, और 3 मई को जब ये पेपर था, उससे पहले 1 मई को बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो चुका था सीकर के अंदर, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास ये पहुँच चुका था। तो जब ये धीरे धीरे इसके तार खुलने शुरू हुए और जब ये देखा गया तो ये पता लगा कि तो मास लेवल पर पेपर वायरल हो चुका है। तो उसके बाद फिर सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सरकार ही पूरी तरह से इसमें जिम्मेवार है, क्योंकि इसमें सबसे मेन कारण जहाँ क्या है कि जब इतने बड़े लेवल पर, भारत लेवल पर कोई पेपर कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें ह्यूमन चेन इन्वॉल्व हो जाती है, तो हर व्यक्ति पर एक भरोसा करना ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसमें मैं सरकार को यही कहूँगा, और जितने भी जो लोग हैं जो अब सीबीआई की जो जांच कर रहे हैं उनसे तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो न्याय होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे थे जिनके जो 3-3 साल से ड्रॉप कर रहे थे, और बहुत सारे गरीब परिवार के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे उनके जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे। तो अब जैसे एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना, बस का किराया भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें भी होती है, टाइम भी लगता है, और फिर 3 साल की एक्सपेक्टेशन भी, अब तो हमारा रिजल्ट आने ही वाला है। फिर इसमें क्या है कि कुछ अच्छे बच्चे जो इनके पास अच्छा पैसा था, अच्छी फैमिली से जो बिलोंग करते थे, वो उनके अगर रैंक ले जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अन्याय है। दूसरा, सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय पर नीट एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट पर जोर दिया। जैसे जेई का पेपर होता है वो ऑनलाइन कंडक्ट होता है, जेई मेंस का ऑन द स्पॉट डायरेक्ट सेंटर से पेपर आता है जिस दिन वो शिफ्ट होती है। तो सेम अगर नीट के पेपर पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाया जाए तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा सरकार के लिए बेहतर होगा। सर, इसकी वजह से, पेपर लीक होने की वजह से बच्चों के भविष्य पर कितना असर पड़ रहा है, बच्चों के मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि साल भर बच्चे तैयारी करते हैं और जब उन्हें एग्ज़ाम के समय पता लगता है कि पेपर लीक हो गया तो बच्चे कैसा फील करते हैं? सर, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर तो पूरा ही इफेक्ट पड़ रहा है ना। अब ये देखिए कि जो बच्चे 590 नंबर लेके आए थे, 600 नंबर लेके आए थे, 605, 610 नंबर लेके आए थे, अब पता लग रहा था कि जब पेपर हुआ कि इसमें 630, 640 कट ऑफ जाएगी। मतलब सोचिए 720 में से 630 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम है। अब 610 नंबर लाने वाला भी सोच रहा है कि मेरा तो इसमें सिलेक्शन होगा ही नहीं। बाद में पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। तो एक तो जो बच्चे जो बिल्कुल 10-10, 20-20, 30-30 नंबर से पीछे थे, उनकी तो मेंटल हेल्थ ऑलमोस्ट ख़राब भी हो गई थी इतने दिन से कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर जब ये री एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जब एनटी ने बोला कि हम इसको वापस से री कंडक्ट करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है ना, बार बार पढ़ के कई बार हम एक सब्जेक्ट से कई चीज़ों से बोर हो जाते हैं। तो इसमें जो री कंडक्ट हो रहा है, इसमें फिर बाद में क्या है कि बच्चों को फिर ही ऐसा लगता है कि सरकार पे क्या वो फिर से एक पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ क्या एग्ज़ाम करवा पाएगी, नहीं कर पाएगी, डाउट तो क्रिएट होता ही है। अब जैसे 2017 में हुआ, 2021 में हुआ, फिर 2024 में हुआ, फिर 2026 में हो गया, और ये तो बहुत मास लेवल पर हो गया। इसके अलावा भी ये बताया जा रहा है, जैसे कि मैं आजकल न्यूज़ देख रहा था कि 89 एग्ज़ाम्स ऐसे हैं भारत के अंदर जो लीक हुए हैं, और ऐसे भी इसका मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे जिनमें आज तक पता भी नहीं चला होगा।
तो इसका मतलब तो ये तो क्लियर हो गया है कि भारत के अंदर जो ये एग्ज़ाम्स वगैरह लिए जाते हैं इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी तो नहीं रहती। मास लेवल पर जो फंस गया वो एनटीए को या सीबीआई को या सरकार को पता चल जाता है, अदरवाइज़ तो फिर जो नहीं पता चल रहा था वो तो ऐसे ही जा रहा है। तो बच्चों की तो मेंटल हेल्थ पर इतना बुरा असर है। मेरे यहाँ पर अभी जो ड्रॉप बैच में बच्चे आए हुए थे और जो 20-20, 30-30 नंबर से पीछे रह गए थे, तो वो फिर से ये कह रहे थे सर हमें तो नहीं लगता कि सरकार फिर से इसको 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम करवा पाएगी। और सर जो बच्चों ने फीस एग्ज़ाम के लिए जमा कराई थी, अब वो दोबारा से उन्हें जमा करानी पड़ेगी अगर वो दोबारा तो एनटी ने बोल दिया है कि फ़ीस तो रिफ़ंड हो जाएगी। तो कैसे रिफ़ंड होगी अभी उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं आई है। वापस से बच्चे को कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है और जो उन्होंने फ़ीस पहले जमा करवाई थी इसके लिए वो रिफ़ंड है। मतलब एक तरह से जो एग्ज़ाम अब बच्चे दोबारा से देंगे उसके लिए उनको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। पर मैटर फ़ीस नहीं करती, मैटर कई बार करता है कि आप 2 दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाते हो, वहाँ होटल भी लेते हो, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है इसके लिए मतलब बच्चे मतलब 2 साल से 3 साल से 4 साल से संघर्ष कर रहे होते हैं। जो फ्रेशर होते हैं उनके 2 साल होते हैं, जो रिपीट कर रहा होता है वो 3 साल होते हैं और जो रिपीटर बच्चे होते हैं 4 या 5 साल से संघर्ष कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में वो एग्ज़ाम सेंटर पर 1 या 2 दिन पहले पहुँच जाते हैं, तो वो एक्सपेंसिव और इसके अलावा आने जाना बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं फिर कहूँगा। और सर अभी जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, अब पेपर लीक होने के बाद उनके पेरेंट्स को भी काफ़ी इस चीज़ का धक्का लगा होगा, और उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को क्या संदेश जो है आप देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अभी री नीट जो होगा लगभग चांसेस है पूरे कि जून एंड में हो जाए या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाए। तो अभी पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने अपने यहाँ पर भी और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी अपने अपने डिफरेंट जगह पे एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दिया। हमने भी हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किया। साथ में हम 2 दिन इसमें बच्चों को पढ़ाएंगे भी। तो अपने बच्चों को हमारे यहाँ या किसी भी कोचिंग सेंटर पर जहाँ भी इस तरह की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जहाँ वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ भेजिए। कंसिस्टेंट बच्चा वहाँ पर जाए और उस रूटीन को फॉलो करे और फिर से एक बार फिर एफर्ट्स मारे। इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरा एक ही मानना है कि अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता तो यूनिवर्स की जो ये एनर्जी है, ईश्वर ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ डेस्टिनेशन डिसाइड किया हुआ है। हर व्यक्ति को पहुंचना वहीं पर होता है जो यूनिवर्स डिसाइड करता है। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। तो पेरेंट्स और जितने भी बच्चे हैं किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहकर आप उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए इस समय पर।